Macafieja World. प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कुछ खास नहीं है। हमें पता है कि जितने भी आपके पास यहाँ पर हेलाइट्स होते हैं, वो सारे के सारे हेलाइट्स कैसे होते हैं? पोलर कंपाउंड है। ऑल हेलाइट्स आर पोलर। रीजन, क्योंकि वहां पर जो आर है और एक्स है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से प्लस और माइनस पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। तो ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दे जनरली एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। दूसरा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे मेजर फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया। फिर उसके बाद होता है ब्रांचेस। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको मैं अलग अलग हैलाइड्स दे दूं, लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इन सब में देखो आर यानी कार्बन चेन सेम है, सिर्फ क्या वेरी कर रहा है? हैलाइड। किस हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है यहाँ पर? आयोडीन का। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसी का ही बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। एक चीज, ठीक है। इस तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी कंपेयर कर सकते हैं हैलाइड्स के। उसके अलावा आपको ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ठीक है, ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत काम करता है। मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट एंड ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट में दो तीन और एग्जांपल भी देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ी और क्लैरिटी आए। लाइक मैंने लिया CH3Cl, CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH2, CH2, CH2Cl। अगर मैं इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोलूं, तो आप देख सकते हैं इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर कर सकते हैं। किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा? इस वाले का, फिर इसका। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और पॉइंट होता है ब्रांचेस। ब्रांचेस अगर बढ़ती हैं तो मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचेस। अब इसको समझते हैं कि ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है। ब्रांचेस वाले केस में लेट अस सपोज मैंने आपको दिया, ध्यान से देखिएगा, एक तो मैंने ये दिया, एक मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये, और एक हमने ले लिया है यहाँ पर ऐसा। इन तीनों का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है? सरफेस एरिया एंड ब्रांचेस। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है? इसका। और ब्रांचेस सबसे ज्यादा किसमें है? इसका। सरफेस एरिया के हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको कैसा मिलेगा? कुछ इस तरह से। तो ये जैसे मैंने आपको बताया है, पोलर सिंपल होता है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने में ये जो मैंने दो तीन पॉइंट और एग्जांपल आपको शेयर किए, इनको आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अब आएंगे हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए, अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म समझना है तो आपको टू और मोर सब टर्म्स को और समझना पड़ेगा। वो टू और मोर टर्म्स क्या हैं, उनको हम लोग देखते हैं। वो टर्म्स हैं आपके पास, न्यूक्लियोफाइल आपको समझना पड़ेगा क्या होता है, लिविंग ग्रुप समझना पड़ेगा, सॉल्वेंट आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कितने तरीके के यूज किए जा सकते हैं रिएक्शन में। जब आपके पास इन चीजों की क्लैरिटी होगी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म।
ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमने लिया है लीविंग ग्रुप। हेडिंग डालिए लीविंग ग्रुप, शॉर्ट में इसको हम लोग, मैं ऐसे लिखा करूंगा LG। तो लीविंग ग्रुप पहचानने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, आप बस उसको याद रखिए, आप हमेशा अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। कैस क्या है वो कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है वीकर द बेस बेटर इज द लीविंग ग्रुप। वीकर द बेस बेटर इज द लीविंग ग्रुप। जितना वीक बेस होगा उतना बेटर वो आपके लिए क्या है, लीविंग ग्रुप है। तो अब आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द बेसिसिटी, है ना। तो बेसिसिटी डिटरमाइन करने के लिए आप यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? क्या है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का यूनिक कॉन्सेप्ट? बताइए भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम का वो यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी में आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। द कॉन्सेप्ट वाज कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी, अगर आपको एक एसिड दिया जा रहा है, अगर आप इस एसिड में से प्रोटॉन यानी H+ रिमूव करते थे, तो आप यहां पर क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बेस है और आपने इसमें प्रोटॉन ऐड किया, तो प्रोटॉन ऐड करने के बाद ये क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट और बेस और उसके कॉन्जुगेट में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन से मेरा क्या मीनिंग है? इनवर्स रिलेशन से मेरा मीनिंग है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि अगर एक बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक होगा। समझा? हम बस इसी चीज का यहाँ पर यूज करेंगे और बेसिसिटी कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस खाली आना चाहिए। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? आपको स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर अच्छे से दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर, प्रथमेश बताओ, स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर, क्योंकि बेस के बारे में तो हमारे पास कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एसिड्स के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या है वो स्टैंडर्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास क्या प्रेजेंट है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास प्रेजेंट है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। इसके बाद आता है HI, HI के बाद आता है HBr, HBr के बाद क्या आएगा, H2SO4, H2SO4 के बाद क्या आता है, HCl, HCl के बाद आता है HNO3। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा हूँ, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के बाद आता है आपका यहाँ पर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3। इसके बाद आता है फिनॉल, फिनॉल के बाद आता है वाटर, वाटर के बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आएगा आपका यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद एल्काइन, अदर एल्काइन मतलब जो टर्मिनल नहीं है।
उसके बाद आता है एल्कीन, एल्कीन के बाद सबसे लास्ट में आते हैं आपके पास एल्केन। तो ये एक स्टैंडर्ड एसिडिक ऑर्डर है जो आप लोग यूज करेंगे फॉर व्हाट, कंपेयर करने में एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए अब मैं लिविंग ग्रुप के कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं और वो एग्जांपल्स आपको यूज करना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है OH माइनस, OR माइनस एंड R माइनस, इन तीनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, दूसरा आपको करना है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, इनमें कौन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, कंपेयर करिए। मैं एग्जांपल और भी यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, आप लोग कंपेयर करिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास टॉसिलेट, OTS, टॉसिलेट आयन, टॉसिलेट आयन में O, एक तो ये आयन हो सकता है, दूसरा आपके पास है ट्राइफिलेट आयन, ये टॉसिलेट था, वी कॉल इट टॉसिलेट, और दूसरा हमारे पास है ट्राइफिलेट। ट्राइफिलेट कैसा होता है, O माइनस। ठीक है, चलिए इन तीनों के आपको कंपेयर करने हैं। ट्राई करिए फॉर 5 मिनट्स, ट्राई करिए विद द हेल्प ऑफ ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को एज वेल एज दिस यूज करिए। सर आप ओ एक हाँ करके सर। बताओ। देखिए पहले ये जो OH माइनस, OR माइनस, R माइनस, ये सब क्या है, इन सब के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो इन सब का पहले कॉन्जुगेट बेस बना लो, इन सब सॉरी कॉन्जुगेट एसिड बना लो, ये सब बेस हैं, इनका कॉन्जुगेट एसिड बना लो। तो OH माइनस में H प्लस डालोगे तो क्या बन जाएगा, H2O। OR माइनस में H प्लस डालोगे क्या बन जाएगा, ROH। और R माइनस में H प्लस डालोगे तो क्या बन जाएगा, RH। अब आपको इन सब का एसिडिक ऑर्डर पता है, इन सब में से वाटर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर अल्कोहल और फिर एल्केन। तो अगर वाटर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक बेस होगा, समझा। और यहाँ पे RH क्या है, सबसे वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो सबसे वीक बेस है वही सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यही तो मैंने ऊपर लिखवाया, वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे वीक बेस कौन है, OH माइनस, तो वही सबसे बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज दिस। समझा कैसे किया मैंने। हाँ चलिए तो ये दोनों आप लोग ट्राई करो। देखो तुमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाया है, HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर HI एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो I माइनस विल बी वीकेस्ट बेस, है ना। सर मैंने नीचे नीचे वही लिखा है। हाँ देखो नीचे तुमने देखो क्या लिखा है, अच्छा अच्छा नीचे वाला तुमने क्या लिखा है, अच्छा ऊपर तुमने करेक्ट आंसर लिखा है, फाइनल का। ठीक है। चलिए एनीवे, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। प्रथमेश, आर यू ओके विद दिस। हाँ सर। ठीक है, अच्छा इन दोनों में बताइए कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, टॉसिलेट एंड ट्राइफलेट में। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाइए, तो इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो ये सल्फोनिक एसिड बनेगा, ये भी सल्फोनिक एसिड है, बट
इसमें यहाँ पर CF3 लगा है विच गिव्स माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दैट एसिड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट है, तो वो क्या होगा, वीक बेस। ये सबसे वीक बेस होगा। तो अगर ये सबसे वीक बेस है तो यही सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। समझा? तो सर आप वापस एक बार बता सकते हो? सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो उनका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो दोनों में SO3H, यहाँ पर भी SO3H है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, टॉलिल ग्रुप लगा है, बेंजीन ग्रुप। और यहाँ पर CF3, बेंजीन ग्रुप वीक माइनस आई देता है और CH3 स्ट्रॉन्ग माइनस आई देता है। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग माइनस आई ऑफ CF3 इसका जो एसिड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या लिखा है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो ये क्या होगा, वीक होगा। और ये अगर एक वीक बेस होगा तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। समझा? हाँ सर। ओके, कम टू न्यू सेकंड पार्ट। ये हमने क्या डिस्कस किया, लिविंग ग्रुप डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोलते हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और इसको हम लोग सिंबल देते हैं इस तरीके से, Nu-। तो हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना सीखना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप वो पॉइंट्स यूज करेंगे और न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करेंगे। तो जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो आप यूज करने वाले हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज along the period, along the पीरियड। अगर न्यूक्लियोफाइल सारे के सारे एक ही पीरियड के मेंबर हैं तो हम लोग वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे, वहां पर हम बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिक स्ट्रेंथ। और उसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिया है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसको यूज करके बताओ कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सारे मेंबर हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो सब एक ही पीरियड के मेंबर होने चाहिए, तब ये रिलेशन आप यूज करते हैं। नोट डाउन। बताइए इसका आंसर। सर CH3 NH2 OH और फिर F। मतलब मोस्ट इज CH3 माइनस, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर। करेक्ट, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है, फिर NH2 माइनस होगा, फिर OH माइनस होगा, क्योंकि CH3 का कॉन्जुगेट CH4 सबसे वीक एसिड होगा, और जो सबसे वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये हमने पीरियड के अलोंग देखा। इसके अलावा और कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं अलोंग द पीरियड? अलोंग द पीरियड इनका रिलेशन कैसा रहता है? अलोंग द पीरियड, सॉरी पीरियड मैंने फिर से लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर है अलोंग द ग्रुप। अब हम लोग ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनका सेंटर एटम, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे। तो उस केस में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको उनके ऑर्डर बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मैंने F माइनस, Cl माइनस,
Br माइनस एंड I माइनस, इनको न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में अरेंज करिए। दूसरा आपके पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है OH माइनस एंड SH माइनस, इसको कंपेयर करिए। इसके बाद है OR माइनस एंड SR माइनस, एंड नेक्स्ट इज PH2 माइनस एंड NH2 माइनस। ये मैंने आपके सामने कुछ कॉमन एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे ऐसे आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। CH3 माइनस SiH3 माइनस, तो इन सब का आपको न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन एक ही ग्रुप का होगा, कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब एक ही ग्रुप के हैं। तो जब एक ही ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो वहां पर हम लोग इस तरह से कंपेयर करेंगे। चलिए इसको करके बताइए क्या आया आंसर। और ये जो भी आप ऑर्डर यहाँ पर लिख रहे हैं, दिस ऑर्डर इज, एक पॉइंट ये भी आप कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो भी आप ऑर्डर यहाँ पे बना रहे हैं, ये ऑर्डर सॉल्वेंट पर बेस्ड है। बाय डिफॉल्ट हम लोग सॉल्वेंट क्या एज्यूम करते हैं, पोलर प्रोटीन। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आस्क्ड इन पोलर प्रोटिक solvent, all these question asked in polar protic solvent, all these question asked in polar protic solvent। तो आप जो भी आंसर कर रहे हैं, ये जो आपको मैंने रिलेशन दिया है, दिस इज फॉर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा याद रखना कि अगर वहां पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या लेते हैं, दिस इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं कि वहां पर क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसके आंसर बताइए। तो ऑर्डर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ। प्रथमेश ऑर्डर देखो, तुम्हें ऑर्डर में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है? सर I सबसे कम बेसिक होगा। हाँ, तो अगर बेसिक सबसे कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा होगा। हाँ हम ये सर। ऑर्डर किस चीज का बना रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बना रहे हैं। यस नीचे वाला तुम बताओ। सर, SH ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। करेक्ट। नीचे ये वाला। हाँ सर ठीक। अच्छा, इधर वाले में, फोर्थ वाले में? सर PH2 ये बेटर है। एंड हियर? सर SiH3। ये सब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर देता हूं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा याद रखना। अगर क्वेश्चन बना के आ गया तो मोस्टली 99% स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। तो अगर आप 99% में नहीं आना चाहते हो तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे सफर करता है, देखिए
अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वॉल्व होता है तो जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होती है वो बेसिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्रॉपर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं। अगर लेटेस्ट सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया है CH3O माइनस, CH3, CH2O माइनस, CH3 होल ट्वाइस, CHO माइनस एंड CH3 होल थ्राइस CO माइनस। ये हमने चार यहाँ पर क्या लिए हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल लिए, हमें इनको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम इनका कॉन्जुगेट बनाएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, CH3OH। अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेट बनाएंगे तो CH3O माइनस का कॉन्जुगेट क्या होगा, CH3OH। CH3CH2O माइनस का कॉन्जुगेट क्या आएगा, CH3CH2OH। इसका कॉन्जुगेट CH3 होल ट्वाइस CHOH एंड लास्ट वाले का कॉन्जुगेट आएगा CH3 होल थ्राइस COH। तो आपको ये अल्कोहल दिए, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर किया जाता है। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट देखना होता है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना लेस एसिडिक। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कैसा मिलेगा आपको, इस तरीके का। तो आप यहाँ सर देख सकते हो कि इस जगह पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, CH3OH। अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो CH3O माइनस विल बी वीकेस्ट बेस। और अगर ये सबसे वीक बेस होगा और ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो जो सबसे वीक बेस होगा उसका न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा आ जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझा, बोलिए भाई, कंफर्म किया करो, यस और नो। विलासा, Yes sir. उपवेश, Yes sir. तो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए थर्ड पॉइंट बताया। फोर्थ पॉइंट इज क्वाइट ऑब्वियस, न्यूक्लियोफाइल विद एक्चुअल negative charge is better nucleophile। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पर एक दो न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूँ, आप देखो, जैसे कि एक है H2O, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है। और दूसरा मैंने यहाँ पर दिया है आपको OH माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके पास एक्चुअल नेगेटिव चार्ज। समझा, यस और नो। हाँ सर। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट को आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको ये सारे पॉइंट नहीं भी याद रहते हैं तो आप एक पॉइंट हमेशा न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करने के लिए याद करते हैं। वो क्या है कि इन जनरल आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिक स्ट्रेंथ रहता है। दिस इज द जनरल स्टेटमेंट। और ये कब कब फेल होता है वो आपके सामने ऊपर लिखा है, जब तो एक तो न्यूक्लियोफाइल हिंडर्ड होगा, दूसरा जब वो एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे। ये दो बार ये पॉइंट फेल होता है। ठीक है, तो अगर आप वो याद रख सकते हैं तो आप बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पर लिया है CH3CO माइनस और सामने लिया है मैंने OH माइनस। इन दोनों का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। दूसरा आपको इसका कंपेयर करना है, वाटर एंड
CH3COO-। ठीक है, चलिए पहले आप ट्राई करो, 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लीजिए, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। अभिलाषा, आंसर इट, इनफ टाइम। CH3COO- एंड OH- में आपको कंपेयर करना है कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 टेक्निक्स हैं। पहले आप अपनी तरफ से ट्राई कर लो, फिर मैं दोनों टेक्निक आपको बताता हूँ। हाँ सर। आंसर करो इसका। ओ सर, OH- ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। रीजन? तो सर उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो CH3COOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस ये रहेगा। उल्टा बोल रहे हो। अच्छा हाँ, नहीं नहीं सर, CH3COOH में ज्यादा रहेगा क्योंकि उसका ये कॉन्जुगेट एसिड वीक है, सो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर हो। चलो, एक तो तुमने कॉन्जुगेट एसिड बेस से आंसर बोला, बिल्कुल सही है। दूसरा, तुम ऐसे भी इसको आंसर कर सकते थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज बताया गया होगा, बिल्कुल बताया गया होगा कि निगेटिव चार्ज अगर लोन पेयर में इन्वॉल्व हो, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, इफ negative charge of base or lone pair involve in resonance, then basic strength decreases. So due to the delocalization of this negative charge, its basic strength decreases. And यहाँ पर OH- में negative charge completely centralized है O के ऊपर, तो ड्यू टू दी हाई नेगेटिव चार्ज OH- इज स्ट्रॉन्गर बेस, और जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही हमारे लिए बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, एक आप ऐसे भी थिंक कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट ये है। नीचे वाले में तो आपको कुछ नहीं सोचना, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज आयन ऑलवेज आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। दोनों आंसर क्लियर है? अभिलाषा, तुम्हें नहीं समझा था आंसर समझो, बताओ। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन? अभिलाषा, आप बोल रहे हो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आई कांट हियर यू। चलिए, अभी ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हो गया। लास्ट क्लास में हमने लिविंग ग्रुप कंपेयर करना सीखा था, अभी हमने न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करना सीखा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फोकस है वो किस चीज का है? सॉल्वेंट। आपको सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने को आता है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस में सॉल्वेंट ओरिएंटेड रिएक्शंस होती है। तो इसमें मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप उस टेबल को देख लीजिए, समझ लीजिए, आप भी उसको वैसे याद रखिएगा। इस टेबल में एक, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नेम ऑफ सॉल्वेंट, नेम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा मैं ले रहा हूं उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स और बना रहा हूं। एक है आपका पोलर प्रोटिक, दूसरा है पोलर एप्रोटिक, और थर्ड कॉलम होगा प्योरली नॉन पोलर सॉल्वेंट का। 3 टाइप के आपके पास सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें एक एक करके सॉल्वेंट को समझना है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी जानना है। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर चार्जेस क्रिएट होंगे।
ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर चार्ज होंगे, जहां पर चार्ज होंगे वहां पर पोलरिटी होगी, पोलरिटी होगी तो डाइपोल मोमेंट होगा। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल पोलर है। लेकिन क्या ये प्रोटॉन दे सकता है? प्रोटॉन हम किसको बोलते हैं? जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है लाइक ऑक्सीजन, तो वो हमारे लिए प्रोटॉन की तरह वर्क कर सकता है। तो इसमें देखिए ये पोलर तो है, लेकिन इसके पास क्या प्रोटॉन है? नहीं। तो पोलर प्रोटिक नेचर के लिए हम के सामने क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। बट ए प्रोटिक है? यस। नॉन पोलर है? नो। समझा कैसे मैंने किया है? किसी को समझने में अगर दिक्कत हो तो बताओ। तो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड दे रहा हूं, आपको उनके क्लासिफिकेशन को अपनी तरफ से वेरीफाई करना है, कौन सा पोलर है, प्रोटिक है, ए प्रोटिक है या फिर नॉन पोलर है। तो पहले मैं कंपाउंड आपको दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप उनको वेरीफाई करिए। डीएमएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डीएमएफ। आप लोग इसको क्लासिफाई करिए। डीएमएफ का फुल फॉर्म है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसके अलावा यू हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा यू हैव कार्बन डाइसल्फाइड। और इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं, C6H6। बेंजीन भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं वेल नोन वाटर। वाटर के अलावा आप यहाँ पर और क्या ले सकते हैं? THF। आपने ये THF कई बार सुना होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसका फॉर्मूला होता है, ये एक साइक्लिक ईथर है जिसमें 1,3 पोजीशन से इपॉक्साइड बन रहा है। और सोचिए, दिमाग पे जोड़ डालिए तो डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर क्या हो गया? ईथर आपको पता है कि दोनों साइड क्या लगे होते हैं ईथर में? कार्बन चेन। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने ऑल पॉसिबल लिए। अब इन्हीं को एक एक करके वैलिडेट करते हैं। मैं लिख रहा हूं आंसर, अगर आपको कहीं पर ऑब्जेक्शन आएगा तो आप मुझे बताइएगा। डीएमएसओ, डीएमएसओ, इसमें देख सकते हो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पोलरिटी होगी, जिसकी वजह से ये पोलर प्रोटिक तो नहीं हो सकता, बट पोलर प्रोटिक होगा, और नॉन पोलर भी नहीं होगा। डीएमएफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड,
डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में आप देख सकते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जिसकी वजह से चार्ज होगा। तो लेकिन ये प्रोटॉन तो नहीं दे सकता, लेकिन ये पोलर एप्रोटिक तो हो सकता है और नॉन पोलर नहीं होगा। CCl4 ये इसके पास ना ही कोई चार्ज है, ऑल्दो C और Cl में चार्ज है, लेकिन जो वहां पर CCl 4 बॉन्ड होंगे वो चारों डाइपोल मोमेंट, उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जिसकी वजह से ये प्योरली क्या होता है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। और ये ना ही पोलर प्रोटिक होता है ना ही पोलर एप्रोटिक, ये पोलर ही नहीं होता। सिमिलर लॉजिक से आप कार्बन डाइसल्फाइड को भी कहते हैं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड एस के बीच में चार्ज है, लेकिन दोनों जो डाइपोल मोमेंट बनेंगे उनका नेट रिजल्टेंट वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो ना ही ये पोलर प्रोटिक रहेगा ना ही पोलर एप्रोटिक रहेगा, इट विल बी नॉन पोलर। सेम बेंजीन में भी, ये भी ना ही पोलर प्रोटिक है ना ही एप्रोटिक, ये भी प्योरली नॉन पोलर है। और वाटर को देखिए, वाटर में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इट कैन गिव प्रोटॉन, तो ये पोलर प्रोटिक होगा, पोलर एप्रोटिक नहीं होगा, नॉन पोलर नहीं होगा। THF, THF को अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, इसके पास देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये पोलर तो होगा लेकिन प्रोटिक नहीं होगा। तो प्रोटिक नहीं होगा लेकिन एप्रोटिक होगा, है ना, और नॉन पोलर तो नहीं हो सकता। सेम लॉजिक यहाँ पर भी। तो ये आप फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये हमने सारे ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्वेंट आपको आएंगे सामने आपके, वो मैंने यहाँ पर ले लिए। जल्दी से आप इसको फेयर कर लो। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बिल्कुल फ्रेश, अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उसमें जितने टर्म यूज होते थे वो सारे टर्म से हम अवेयर हो चुके हैं।